नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा में, जहां पर मैं लेकर आती हूं आपके लिए दिन भर की 3 बड़ी खबरों का विश्लेषण। मेरे आज के एजेंडा की जो लिस्ट है उसमें सबसे पहली स्टोरी है हजारों और लाखों की संख्या में किस तरीके से किसानों ने जगह जगह पर दिल्ली और हरियाणा और पंजाब बॉर्डर पर वो उतरे और उन्होंने वहां पर चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया। आखिर क्या चाहते हैं ये किसान और मोदी सरकार इनकी क्यों नहीं सुन रही है, इसके बारे में आपको बताएंगे। हमारी दूसरी खबर भी आज के प्रदर्शनकारियों से ही जुड़ी हुई है। लगभग 25 करोड़ कर्मचारी जो कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के हैं, आज उन्होंने भी हड़ताल की थी। आखिर क्या चाहते हैं ये सेंट्रल यूनियन के कर्मचारी और क्यों है ये सरकार के खिलाफ, इनके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी खबर है योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद कानून के अध्यादेश के बाद अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लव जिहाद के कानून के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली खबर से। तो चलिए बात करते हैं जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि सुधार कानून को जब से पारित किया है तब से खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान काफी गुस्से में हैं। आपने देखा था पिछले 2 महीने से, लगभग 3 महीने से ये प्रदर्शन कर रहे थे। इन किसानों के जो शंकाएं हैं, ऐसा लगता है कि सरकार उन शंकाओं को मिटाने में अभी भी असफल रही है। इसलिए ये जो सारी संगठन है, जितनी भी किसान संगठन है, लगभग बताया जा रहा है कि 2 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा लगाया है। और आज इन किसानों का लाखों की संख्या में ये किसान दिल्ली चलो का नारा लगा रहे थे कि ये दिल्ली जाएंगे, वहां प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन कल से जब ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई तो दिल्ली हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं उन्हें सील कर दिया गया। सील करने के बावजूद भी लाखों की संख्या में लोगों ने किसानों ने बैरिकेड्स तोड़े और उन्होंने आने की कोशिश की। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर खट्टर, उन्होंने कहा कि वो हरियाणा का माहौल किसी भी किसान को खराब नहीं करने देंगे। यहां तक कि जो मेट्रो की आवाजाही है आज उसे 2 बजे तक बंद कर दिया गया। अगर हम अंबाला शंभू बॉर्डर की बात करें तो वहां पर बहुत सारे किसानों ने बैरिकेड्स को घग्गर नदी से उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद काफी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ पुलिस जवानों की तैनाती भी की गई। तो कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से ये सारी कोशिशें जारी हैं कि किसानों को माहौल न खराब करने दिया जाए। जो उनका अधिकार है पीसफुल प्रोटेस्ट का, उन्हें प्रदर्शन न करने दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद किसान इस बात को लेकर बिल्कुल अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली जाएंगे और 26 नवंबर और 27 नवंबर को उनकी पूरी एफर्ट है कि वो किस तरह से दिल्ली जाएं और वो बातचीत करें। लेकिन अब ये प्रदर्शनकारी जो किसान हैं ये चुप क्यों नहीं हो रहे? आपको इसे थोड़ा सा समझना होगा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून को पारित किया था। पहला क्या था? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स एक्ट। अब ये जो पहला कानून था, इसमें किसानों को ये आशंकाएं थी कि जो उनकी अनाज की जो उपज है वो मंडी से बाहर जब बेची जाएगी तो उसे उनके ठीक से दाम नहीं मिलेंगे। ई नैम जो ट्रेडिंग पोर्टल्स हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर मन में आशंकाएं थी। तो ये आशंका केंद्र सरकार उनकी दूर नहीं कर पाई। दूसरा जो कानून उन्होंने पास किया कि फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट। इस कानून के तहत अब किसानों की शंका क्या है? किसानों को यह लगता है कि जो छोटे किसान हैं उनका पक्ष कमजोर हो जाएगा, उन्हें जो निर्धारित कीमत है वो नहीं मिल पाएगी और बड़ी कंपनियों को ज्यादा लाभ मिलेगा। ये दूसरे कानून को लेकर उनकी शंकाएं हैं। रही बात जो तीसरी कानून की है, द इसेंशियल अमेंडमेंट कमोडिटीज एक्ट, उसमें किसानों की शंकाएं ये हैं कि जो बड़ी कंपनी है वो आवश्यक वस्तुओं की स्टोरेज करेंगी और फिर उससे काला बाजारी बढ़ेगी और किसानों को इससे फायदा नहीं होगा। तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का आपको अगर हम उसकी बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान है वो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे उन्हें उससे फायदा पहुंचता था। तो इसी कारणवश ये जो 3 केंद्र सरकार ने ये
जो फार्म लॉज को पारित किया, इसके बाद पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो सबसे ज्यादा इस पर आग बबूला हुए थे। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, यहां तक कि आज उन पर पानी की बौछारें गिराई गई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लेकिन किसान किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में तो इतने हालात खराब हो गए थे कि वहां पर 2 महीने तक रेलगाड़ी और मालगाड़ी भी नहीं गई, और जिसकी वजह से जो पंजाब सरकार का जो राजस्व है उसको बहुत सारा नुकसान पहुंचा। कोयला न पहुंचने की वजह से वहां पे पावर कट्स देखे गए, और केंद्र सरकार ने वहां पर रेलगाड़ियों को नहीं भेजा, ये कहते हुए कि फार्मर्स ट्रेन्स को डैमेज करेंगे। तो इस तरीके की प्रक्रिया तमाम चल रही है। अब इस बीच ये खबर आ रही है कि 3 दिसंबर को केंद्र सरकार इन किसानों से बातचीत करेगी, और उनसे बातचीत करके क्या निकलता है। लेकिन जो इन किसानों की जो डिमांड है कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, उन एमएसपी का उन्हें एश्योरेंस मिला जाए, एश्योरेंस दिया जाए, एमएसपी को एक लीगल प्रोविजन दिया जाए, क्या केंद्र सरकार इन डिमांड्स को मानेगी? अभी तक की अगर आप प्रक्रिया देखें तो मुझे नहीं लगता अभी तक का जो पैटर्न है कि केंद्र सरकार किसी भी तरीके से इन किसानों की बातें या डिमांड्स मानने के लिए तैयार है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या इसे डाइल्यूट किया जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को जो बातचीत होनी है। लेकिन किसान बिल्कुल तत्पर हैं और इन्होंने बिल्कुल कटिबद्ध है इस बात के लिए कि वो किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये एक सरकार है जो हमेशा ये कहती है कि हम किसान के हित में हम काम करते हैं, हम किसान के हित में कानून लाते हैं। लेकिन यहां देखिए लाखों की संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर आज आंसू गैस के गोले फेंकने से या इस कड़कड़ाती ठंड में पानी की बौछारें फेंकने से ये सरकार नहीं चूक रही है। और हवाला क्या दे रही है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो सकता है। कोरोना काल में अगर इतनी भारी संख्या में लोग प्रदर्शन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का भी उल्लंघन होगा। तो ये सारी बातें सही हैं, लेकिन इसका हल क्या है? क्या केंद्र सरकार बातचीत नहीं कर सकती? अगर इतना ही हित किसानों का केंद्र सरकार की नजर में है तो वो आज डायलॉग करने से क्यों नहीं कतरा रही है, या जो पिछले राउंड ऑफ टॉक्स हुई हैं उसमें कोई हल निकलकर क्यों नहीं आया है? तो सारी निगाहें अब टिकी होंगी 3 दिसंबर की बातचीत को लेकर। लेकिन फिलहाल जो दिल्ली चलो का जो नारा है, भले ही जो अलग अलग राज्य सरकारें हैं वो अंदर नहीं आने दे रही हैं किसानों को, लेकिन किसान अपनी तरीके से उन्होंने एक तरीके से एको कर दिया है अपनी प्रोटेस्ट को, अपनी डिमांड्स को, कि वो क्या चाहते हैं, और उनकी जो स्पिरिट्स हैं उनको कोई डाई डाउन नहीं कर सकता है। आपको इधर बीच ये भी बता दें कि इस बीच प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है कि एमएसपी छीनने वाले कानून पर किसानों को सुनने के बजाय ये सरकार ऐसी है जो उन पर ठंड में पानी की बौछारें मारती है। उधर केजरीवाल ने एक ट्वीट लिखा है कि ये जो तीनों खेती बिल हैं वो किसान विरोधी हैं और किसानों पर जुल्म करना गलत है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है इन किसानों का। तो केजरीवाल ने लिखा, प्रियंका गांधी ने भी इस बात को लिखा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को जो बातचीत होती है उस बातचीत में क्या कोई ऐसा हल निकल कर आता है जिसमें सरकार के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो और किसानों के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हो। इस पर हमारी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन इस पर आपका क्या फीडबैक है? क्या ये सरकार वाकई में किसान विरोधी है? क्योंकि अगर हम सरकार का पक्ष रखें तो सरकार का ये कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी इन बातों को कहा है कि नहीं, जो एमएसपी का एश्योरेंस है वो एमएसपी के दर पर ही किसानों को उनकी उपज की जो फायदा है वो पहुंचता रहेगा, जो ई पोर्टल्स हैं वो काम करते रहेंगे। तो सरकार ने अपनी तरफ से सारे एश्योरेंसेस दिए हैं, लेकिन ये किसान सरकार की बात मानने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? तो इसका क्या बातचीत से हल निकलेगा, यही देखना होगा। चलिए अब आगे चलती हूं। हमारी दूसरी खबर भी प्रदर्शन से ही जुड़ी हुई है। लगभग 10 सेंट्रल यूनियन ट्रेड यूनियंस और जिसमें कि 25 करोड़ कर्मचारियों ने आज जमकर प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरे। इसका खासा असर वेस्ट बंगाल में और तमिलनाडु और केरला में देखा गया, जहां पर कंप्लीट शटडाउन था। अब इन लेबर यूनियंस की क्या डिमांड्स हैं? इन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी हैं, जैसे कि इनको कैश ट्रांसफर दिया जाए 7,500 रुपए पर महीने का, खासकर वो परिवार जो कि इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं। मनरेगा का जो एक्सपेंशन किया जाए उसको 200 दिन बढ़ा के किया जाए, शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों में।
इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो एंटी वर्कर लेबर कोड्स हैं उसे सरकार वापस ले, प्राइवेटाइजेशन जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की है उसे रोका जाए, जिस तरीके से जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं जैसे कि रेलवेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इनका कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है उसे भी रोका जाए। तो और इसके अलावा जो उनका ये कहना है कि हाल में सरकार ने एक ड्रैकोनियन सा सर्कुलर निकाला था कि जबरन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के एम्प्लॉयज को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, उसको भी हटाया जाए। तो ये सारी डिमांड्स हैं इनकी और इसको लेकर आज ये सारे सड़क पर उतरे हैं। लेकिन आपको बता दें कि यूपी, एमपी, असम और गुजरात की जो सरकार थी, अभी हाल में उन्होंने एग्जेम्पशंस दिया था सारी इंडस्ट्रीज को जिन पर लेबर कोड्स और लेबर लॉज लागू होते हैं, कि ताकि उनकी मंशा ये थी कि कोरोना काल में पहले 1000 दिन में वो जल्द से जल्द जो इंडस्ट्रीज ठप पड़ चुकी हैं उसे हटाया जाए, जिसके तहत उन्हें लेबर लॉज से एग्जेम्पशन मिला था। अब आपको बता दें कि वसुंधरा राजे की सरकार ने भी 2014 में इस तरीके के बहुत सारे लेबर कोड्स में अमेंडमेंट्स किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ ना तो राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आया, उल्टा वहां पर बेरोजगारी ज्यादा बढ़ी। तो लेबर कोड्स को डाइल्यूट करने के बाद अर्थव्यवस्था बहुत सुधर जाएगी। राजस्थान इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है। तो लेबर लॉज को सरकार 2014 से ही देखा गया है कि चेंज करती गई है, लेकिन सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आप ग्राफ उठाकर देख लीजिए तो इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टमेंट की रियलिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने लेबर कोड्स को आपने डाइल्यूट कर दिया या अमेंड कर दिया और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है, ऐसा नहीं है। और तो सरकार की जो मंशा है कि वो इंडस्ट्रीज के हित में काम करती है, तो ये गलत नहीं है अगर ये मजदूर इस बात को सोचते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इन लेबर कोड्स को बदला जा रहा है, नए रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन मजदूरों से बातचीत करे, उन मजदूरों का भरोसा जीते कि इन लेबर कोड्स के बदलाव में और ये लेबर लॉज में जो अमेंडमेंट्स आए हैं उस पर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी उस पर हमला नहीं होगा। इन मजदूरों का ये मानना है कि भाई कोविड काल में किस तरीके से माइग्रेंट क्राइसिस देखा गया, मजदूरों के रोजगार छीन लिए गए। अब रोजगार छीनने के बाद जो उनको लेबर लॉज से जो प्रोटेक्शन मिली थी, अगर वो भी हट जाएगी तो इन मजदूरों के पास क्या बचेगा, वो कहां जाएंगे? तो ये सरकार से इन मजदूरों की यही डिमांड है। लेकिन जरूरत समय की ये है कि ये सरकार इन मजदूरों से बातचीत करे, इनका भरोसा जीते और ये उन मजदूरों को बताए कि लेबर लॉज को डाइल्यूट करने के बाद भी और चेंज करने के बाद भी जो उनकी प्रोटेक्शन है वो बरकरार रहेगी। कहीं ना कहीं इस भरोसे की काफी कमी दिख रही है और सरकार मजदूरों को क्यों नहीं इसके लिए कन्विंस कर पा रही है। तो इसलिए सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। वो मजदूर जो अपने हितों के लिए, अपने मौलिक अधिकारों के लिए पहले आराम से लड़ लेते थे, अब इन लेबर लॉज के अमेंडमेंट के बाद इन मजदूरों को बहुत ज्यादा एग्रेसिव कैंपेनिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एडवोकेसी करनी पड़ेगी अपने हितों को लेकर। तो जो मजदूर पहले से परेशान है वो फिर और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तो जो विपक्ष इस बात को कहता है कि ये सरकार मजदूरों और गरीबों के हित में नहीं बल्कि इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स के हित में काम करती है, तो ये कहीं ना कहीं आज सच साबित होता दिख रहा है। लेकिन क्या ये सरकार डायलॉग करेगी? क्या सरकार मजदूरों से बातचीत करेगी? क्या सरकार मजदूरों का भरोसा जीतेगी कि आपकी जिंदगी पर इन लेबर कानूनों की वजह से कोई हमला नहीं होगा, आपकी जिंदगी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? इस भरोसे की आज कहीं ना कहीं बहुत भारी कमी दिख रही है। सरकार इसे कैसे एश्योर करेगी, ये मुझे अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पैटर्न देखा गया है कि सरकार एक ही जवाब से एक बात को कहती है कि ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन्स हैं और विपक्षी पार्टियों के ऊपर थोप देती है कि उन्होंने पॉलिटिकली इसको मोटिवेट किया है, लेकिन जो इशू है उसको सरकार एक्नॉलेज करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं लव जिहाद के कानून को लेकर। जी हां, योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार में लव जिहाद को लेकर एक अध्यादेश लाए हैं। उन्हें बहुत जल्दी थी कि लव जिहाद का कानून, उन्होंने अपने विंटर सेशन के लिए भी वेट नहीं किया और वो अध्यादेश लेकर आए, बिना किसी बहस के वो ऑर्डिनेंस लेकर आ गए। अब इसके बाद ऐसा लग रहा है कि लव जिहाद के कानून को जल्द से जल्द लाने की भी होड़ लग गई है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश जैसी सरकारें उन्होंने कहा है कि वो लव जिहाद पर कानून लेकर आएंगे। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने भी लव जिहाद के कानून के मसौदे को हरी झंडी दे दी है। कल देर शाम उनकी एक कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें हरी झंडी
मिल गई है। और अगर सूत्रों की माने तो जो प्रावधान हमारे सामने आ रहे हैं उनको आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। काफी कुछ सिमिलर है जो यूपी के हैं। अगर लव जिहाद साबित होने पर 10 साल की जेल है। एमपी के लव जिहाद के कानून में भी धर्मांतरण कराने के दोषी यानी कि मौलवी, मुल्ला या पादरियों को 5 साल की जेल हो सकती है। अब इसके अलावा धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद यानी कि आपको अगर ऐसा लव जिहाद के तहत आपको विवाह करना है धर्मांतरण करा के, तो उसके 1 महीने पहले आपको डीएम को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। और अगर मुल्ला या पादरी या मौलवी पाए जाते हैं कि उन्होंने ये गुनाह किया है तो उनको 5 साल की जेल हो सकती है। और जो संगठन, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस मास कन्वर्जन्स में इन्वॉल्व है तो उनका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ड्रैकोनियन लॉ है। और ऐसा लग रहा है कि जो वहां मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा, वो बिल्कुल क्रेडिट लेना चाहते हैं क्योंकि वो यूपी के सीएम की रेस में भी थे, नहीं बन पाए। तो अब वो उनको ये लग रहा है कि कम से कम मुझे लव जिहाद के कानून को लेकर ही क्रेडिट मिल जाए। तो वो इस बात की आज जल्दी में है, इससे हरी झंडी भी मिल गई है। अब देखना यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार क्या अपने विंटर सेशन के लिए इंतजार करती है, क्योंकि उनका जो शीतकालीन सत्र है वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में है। तो क्या उसके लिए वेट करेंगे, इस पर बहस होगी, या वो भी अध्यादेश लेकर आएंगे। लेकिन इस पूरे कानून की अगर मैं बात करूं, मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रही हूं, कुछ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर्स हैं वो रोज इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं। और आपको बताऊंगी, जैसे दिनेश द्विवेदी हैं, उन्होंने एक लेख में आज इस बात को बिल्कुल साफ कहा है कि ये जो लव जिहाद का कानून है ये संविधान अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। और इस पर क्यों नहीं एक फुल फ्लेजेड बहस होती। तो इसलिए जो सरकारों की इस कानून को लाने की जो मंशा है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अब जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आई थी कि कोई भी युवक या युवती अपनी इच्छा से किसी भी धर्म में शादी कर सकता है, तो वो टिप्पणी ने योगी आदित्यनाथ के इस लव जिहाद के कानून को आईना जरूर दिखा दिया है। लेकिन बार बार दिनेश द्विवेदी इस बात को कह रहे हैं कि जब इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो ये किसी भी कोर्ट में 1 मिनट के लिए भी लव जिहाद का कानून नहीं टिकेगा, यानी कि इसे लीगल वैलिडिटी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ एक पूर्व एडवोकेट जनरल है अनूप जॉर्ज चौधरी, उनका भी ये कहना है कि ये जो लव जिहाद का कानून है वो संविधान के बिल्कुल विपरीत है। लव जिहाद शब्द की कोई मान्यता नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अनुच्छेद 25 जो कि ये कहता है कि धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता इस देश में है, तो उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। लेकिन अनूप जॉर्ज चौधरी ने कुछ सवाल खड़े किए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि अगर एक हिंदू लड़का है वो इस्लाम का धर्मांतरण करता है, यानी कि इस्लाम को अपनाता है अगर किसी मुस्लिम लड़की से शादी करने में, तो क्या लव जिहाद का कानून ऐसे हिंदू लड़के पर भी लागू होगा? ये पहला सवाल है। फिर उन्होंने कहा है कि क्या एक हिंदू के लिए ये लव जिहाद क्या कहलाएगा अगर वो ऐसे शादी करता है, और अगर एक हिंदू धोखाधड़ी से शादी करता है तो क्या उस पर लव जिहाद का कानून लागू होगा? तो काफी लॉजिकल क्वेश्चंस हैं जो कि अनूप जॉर्ज चौधरी ने खड़े किए हैं। और इस तरीके से कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने लिखा है कि ये संविधान का उल्लंघन है। आज संविधान दिवस हम मनाते हैं, लेकिन हम बार बार ऐसे कानूनों को लेकर आते हैं जिसमें कि संविधान का उल्लंघन होता है। इसके अलावा संविधान का तो उल्लंघन है ही, संविधान की आत्मा को बार बार यहाँ पर झकझोरा जा रहा है ऐसे कानूनों को लेकर आकर। लेकिन अगर महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचे तो महिलाओं की फ्रीडम पर भी एक बहुत बड़ा वार है लव जिहाद का ये कानून। और ये लव जिहाद का कानून कब लाया गया है? इसके बावजूद कि गृह मंत्री ने अमित शाह ने संसद के अंदर पिछले साल यानी कि 2020 की फरवरी में इस बात को कहा है कि लव जिहाद को कोई मान्यता नहीं है। लव जिहाद के कोई केसेस सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को नहीं मिले हैं। उधर यूपी की अगर हम बात करें तो जो एसआईटी की टीम बनाई गई थी कानपुर के लिए, तो उस टीम को भी लव जिहाद के केसेस नहीं मिले। अगर क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हम आंकड़े उठा के देख ले यूपी के, तो मुश्किल से 8 या 10 ऐसे मामले हैं जो लव जिहाद के सामने आए होंगे। तो वो 8 या 10 मामले तो आपके जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनसे भी आप उनको टैकल कर सकते थे। तो ये क्यों लाया जा रहा है लव जिहाद का कानून? क्या लोगों को पोलराइज करने के लिए? क्या इसे आप एक पॉलिटिकल
पॉलिटिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले जो राज्य है वेस्ट बंगाल, वहां पर इसका पूरा इस्तेमाल होगा। क्योंकि एनआरसी और सीए की बात जेपी नड्डा ने जिस तरह से कही कि हम एनआरसी की प्रक्रिया कोविड के दौरान हम नहीं कर पाए थे, लेकिन हम लेकर आएंगे, जब वो वेस्ट बंगाल में गए थे, तो सीधी सीधी एक मंशा सरकार की दिखती है कि आप एनआरसी लाइए, सीए की बात करिए वेस्ट बंगाल और असम में जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, और फिर आप लव जिहाद का कानून की आप बात करिए। तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन की जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी की, वो बिल्कुल साफ दिख रही है। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए इस चीज को समझने के लिए, ये लेकिन इनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। वो लॉज भले ही संविधान का गला घोट रहे हो, लेकिन इन लॉज को लाइए, किसी भी तरीके से चुनाव को जीतिए, पोलराइज करिए, देश को बांटिए, जैसा कि कांग्रेस भी कहती आई है। अशोक गहलोत ने भी हाल में कहा कि लव जिहाद का कानून लाने की वजह यह है कि देश को बांटना चाहती है बीजेपी। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं साबित होती हुई दिखती हैं। तो ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल वेपन है। और संविधान की हम बातें जरूर करते हैं, बीजेपी की सरकार संविधान की बातें जरूर करती है, लेकिन क्या वो संविधान का सम्मान करती है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर आपका क्या सोचना है? फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के एजेंडा की 3 बड़ी स्टोरीज में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। बताइएगा आपको ये एनालिसिस कैसा लगा। थैंक यू सो मच। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।